everyone, Namaskar. Today I am going to make my video on ISC class 12th history, chapter number 1. Chapter name is Towards Independence and Partition, the last phase of 1935 to 1947. और ये मेरा एक पहला वीडियो होगा ISC क्लास 12th हिस्ट्री के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो CBSE क्लास 12th चैप्टर 1 पे बनाया था मैंने, और ये ISC क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 पे मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो दो भागों में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया, और काफ़ी रिसर्च इसलिए करना पड़ा कि टॉपिक्स जो हैं, जो सिलेबस है ISC क्लास 12th की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको काफ़ी डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है। जो इसमें 1935 से 1947 का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी क्रूशियल था इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। और ऐसे में 1935 से 1947 के जो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उसको कवर करना एक वीडियो में मेरे ख्याल से संभव नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो भागों में बनाने का निर्णय लिया। बेसिकली ये अगर वीडियो तो क्लास 12th ISC के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन इस वीडियो को मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, जिसको एक आम आदमी भी अगर उसको देखना चाहे और इस इंडियन पॉलिटिक्स जो कि 1935 से 1947 के समय के हिसाब से अगर जानने की कोशिश करे तो बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ISC क्लास 12th के हिस्ट्री सिलेबस से करते हैं और देखते हैं कि इसमें सिलेबस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और जिस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है, जिस चैप्टर पे, उस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से कंटेंट एंड टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पेपर्स में इसको डिवाइड किया गया है। पेपर 1 थ्योरी है जो 3 आवर्स का होगा, 80 मार्क्स का। पेपर 2 जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क्स का है। पेपर 1 जो थ्योरी है वो 80 मार्क्स में क्या क्या कवर होगा, तो पार्ट 1 20 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ द कंपल्सरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टेस्टिंग फंडामेंटल फैक्चुअल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस। पार्ट 2 जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, each consisting of 5 questions. Each question shall carry 12 marks. Candidates will be required to attempt 2 questions from each section and 1 question from either section A or section B. So a total of 5 questions will be attempted from part 2. तो ये मतलब एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सेक्शन 1 सेक्शन ए का जो इंडियन हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, यानी कि द लास्ट फेज ऑफ 1935-1947। पहला जो उसका सब टॉपिक है वो ये है कि वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कांग्रेस एंड अदर मिनिस्ट्रीज। अब इस समय क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है कि द मेन फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुड बी एक्सप्लेन, a critical account of the election of 1937 and the working of the Congress ministers must be given। यानी कि जब वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को डिस्कस की जाएगी तो उसमें ये मेन फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुड बी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद सेकेंड जो सब टॉपिक होगा वो होगा नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, Lahore session of the Muslim League in 1940 and the deadlock up to the August offer in 1940, failure of the Chris mission, then Quit India resolution, arrest of the Congress leaders, violent public reaction, government repression of revolt of 1942। इसको कवर करने के दौरान इस पर भी फोकस करना है कि why the Chris mission was sent to India should be explained along with its proposals। क्या proposal था Chris mission का, reason for the rejection of its proposals should lead directly to the Quit India resolution, यानी कि इंडियन लीडर्स ने क्यों इसको रिफ्यूज किया, क्यों इसको रिजेक्ट किया, और इसके कारण क्यों कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ।
साथ ही साथ कॉम्पैक्ट अकाउंट ऑफ द मूवमेंट, इट्स repression and a brief analysis of its significance is needed, यानी ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो हालांकि इस वीडियो में मैंने बस इसी दो पोर्शन को, इसी दो सब पार्ट को मैंने इंक्लूड किया है। पार्ट 2 में मैं इंक्लूड करूंगा सुभाष चंद्र बोस एंड द INA। इसमें मुझे क्या बताना है, तो जो सिलेबस है उसमें है कि सुभाष चंद्र बोस रोल इन द नेशनल मूवमेंट एंड हिज डिफरेंसेस विद गांधी जी टू बी डिस्कस्ड, बैकग्राउंड टू द फॉर्मेशन ऑफ द IIL यानी कि इंडिपेंडेंस इंडियन लीग एंड INA Indian National Army. Then Subhash Chandra Bose revival of the INA should be emphasized. A brief account of its operations, eventual defeat and significance, ये भी डिस्कस करना है। फिर जो लास्ट जो सब टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ पावर 1945 से 1947 के समय का। चेंज एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोजल्स, एक्लीज डिक्लेरेशन 1947, द माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। इसको डिस्कस करने के दौरान ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इसको नोट करना है, जैसे कि रीजंस फॉर चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, कैबिनेट मिशन, इट्स एम्स एंड मेजर प्रोविजंस ऑफ इट्स प्लान, इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। फिर 1947 का एटलीस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन प्लान, मेन फीचर्स, acceptance of the plan by major political parties, modification in the Indian Independence Act, reasons why the Congress accepted partition. The main features of provincial autonomy. इसको देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। तो ऑन अगस्त 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed longest act, that is Government of India Act of 1935 under the British Act of Parliament. This act also included the Government of Burma Act of 1935. According to this act, India would become a federation if 50% of Indian states decided to join it. They would then have a large number of representatives in two houses of the central legislature. However, the provisions with regards to the federation were not implemented. This act made no reference even to granting dominion status, much less independence to India. यानी कि अगर उसको हम देखें कि अगस्त 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी लंबी एक्ट पास किया जिसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो कि ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसे पास किया गया था। इस एक्ट के साथ साथ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक्ट के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935 भी पास किया गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट में यह कहा गया कि इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन। इंडिया तभी फेडरेशन बन सकेगा यदि 50% ऑफ जो इंडियन स्टेट अगर इसको ज्वाइन करती है तो। दे वुड देन have a large number of representatives in two houses of the central legislature. अब ये कंडीशन रखा गया कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगी दोनों हाउसेस में। However, the provisions with regards to the federation were not implemented. हालांकि ऐसा हुआ नहीं। The act made no references even to granting dominion status, जिसके लिए बहुत सारे इंडियन लीडर्स इसको डिमांड कर रहे थे कि कम से कम इंडिपेंडेंस अगर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट कम से कम डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिल जाए। इसे भी नहीं किया, मतलब इसे फुलफिल नहीं किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। विद रिगार्ड टू द प्रोविंसेस, द एक्ट ऑफ 1935 वाज एन इंप्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग पोजीशन। इट इंट्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अगर हम देखें तो ये जो 1935 से जो पहले जो इंडियन पॉलिटिक्स चलती आ रही थी उसमें एक तरह से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था, जिसको बाद में इस तरह से जाना गया यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट what to be responsible to the legislature, यानी जो मिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो बनाए गए हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स वर इंक्रीज, यानी पावर्स जो लेजिस्लेचर का था उसको इंक्रीज कर दिया गया। हाउएवर इन सर्टेन मैटर्स लाइक द पुलिस द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी। भले ही लेजिस्लेचर के पावर को इंक्रीज कर दिया गया लेकिन अभी भी पुलिस जो थी वो गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। द राइट टू वोट ऑल्सो रिमेन लिमिटेड, यानी राइट टू वोट का जो अधिकार तो वो भी लिमिटेड किया गया। ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट द राइट टू वोट। यू कांट इमेजिन अबाउट द 70% 80% ऑफ पीपल 18 और अबव 18। लिमिटेड था, 40% पॉपुलेशन को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स of course remain in the hands of the British government and they were not responsible to the legislature। यानी कि लेजिस्लेचर्स को पावर भी बढ़ाई गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट भी करी गई, लेकिन सबसे बड़े यानी गवर्नर जनरल जो आएंगे वो इंडियन लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, न ही इंडियन लेजिस्लेचर्स के द्वारा वो सिलेक्ट किए जाएंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और ये जितने भी गवर्नर जनरल होते या होंगे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेचर का। The act never came near the objective that the nationalist movement had been struggling for। और इसको इस तरह से देखें कि जो इंडियन लीडर्स या फ्रीडम जो स्ट्रगल कर रहे थे या फ्रीडम फाइटर जो ये सोच रहे थे कि भाई हमें ये चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव को ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फुलफिल नहीं कर रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर प्रोविंशियल एक्ट को किस तरीके से देखते थे? जब ऐसे देखें कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर ने प्रोविंशियल एक्ट को कहा कि एक्ट which was a slave constitution that attempted to strengthen and perpetuate the economic bondage of India। ऐसा द नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ऐसा मानते थे। आइए फीचर्स ऑफ द एक्ट देखते हैं एक एक करके। It provided for the establishment of an all-India federation consisting of provinces and princely states as units. The act divided the powers between the center and the units in terms of 3 lists: federal list for center with 59 items, provincial list for provinces with 54 items, and the concurrent list for both center and provinces with 36 items. Residuary powers were given to the viceroy. However, the federation never came into being as the princely state did not join it। यानी पहला जो फीचर्स ये था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को एज ए यूनिट मतलब माना गया। इस एक्ट के तहत जो 3 लिस्ट बनाए गए और सारे आइटम्स को इंक्लूड किया गया। पहला लिस्ट था फेडरल लिस्ट जिसमें सेंटर के लिए 59 आइटम्स इंक्लूड किया गया था। प्रोविंशियल लिस्ट में फॉर प्रोविंसेस के लिए 54 आइटम्स इंक्लूड किया गया था एंड द कंकर लिस्ट में बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस के लिए 36 आइटम्स इंक्लूड किया गया था। रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय। हालांकि अब ऐसा हुआ कि फेडरेशन बनने की नौबत कभी नहीं आई क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसे ज्वाइन ही नहीं किया। फीचर्स ऑफ द एक्ट का सेकेंड पॉइंट देखें तो इट एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। The provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres। ठीक है, तो डायरकी को एबॉलिश किया गया था प्रोविंसेस से और फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इसके जगह रिप्लेस किया गया था। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। Consequently, the federal subjects were divided into reserved subjects and transport subjects. However, this provision of the act did not come into operation at all। तीसरा जो था वो ये था कि it provided for the adoption of hierarchy at the center। यानी सेंटर के लिए जो एक सुविधा दी गई, मतलब सेंटर में जो है डायरकी को मतलब दिया गया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स को जो डिवाइड किया था, फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट में। हालांकि इस प्रोविजन की नौबत ही नहीं आई क्योंकि ये जो एक्ट जो था और ये जो प्रोविजन था वो कभी भी प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं हो पाया। इससे पहले कि मैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट्स और फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मैं डिस्कस करूं, मैं नेहरू जी और जिन्ना ने इस प्रोविंशियल एक्ट के बारे में क्या कहा था उसे मैं कोट करना चाहता हूँ। नेहरू कॉल्ड ऑन प्रोविंशियल एक्ट अ मशीन विथ स्ट्रॉन्ग ब्रैक्स बट नो इंजन। ही ऑल्सो कॉल्ड इट अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। वही जिन्ना ने इसे कहा थॉरली रोटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल।
चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 10 द लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, याद रखिएगा कि उस वक्त ये बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। फिर बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, यानी अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। हाउर मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम। फिफ्थ जो पॉइंट था, जो आखिरी पॉइंट है, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर वर्कर्स। यानी कि वो जिसे ब्रिटिश अक्सर यूज करना चाह रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में इंडियंस के खिलाफ, उसे भी कंटिन्यू रखा गया, यानी कि वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो कि 1908 में लॉर्ड मार्लिमेंटो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कह सकते हैं कि उस वक्त इंडिया को डिवाइड करने, यानी कि 1908 में इंडिया को पॉलिटिकली, फिजिकली, इंटरनली जो कमजोर करने की जो साजिश रची गई थी ब्रिटिश के द्वारा, वो एक पहला शुरुआत था जब 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्टार्ट किया गया था, और उसको कंटिन्यू किया गया इस प्रोविंशियल एक्ट में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कांग्रेस एंड अदर मिनिस्ट्रीज। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। लेफ्ट साइड में एक पिक्चर है, डेटा दिया गया है, जिसमें 1937 का जो इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, उसके लीडर कौन थे, पार्टी कौन कौन सी थी, और कौन से कितने सीट जीती थी। लीडर यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, और मुस्लिम लीग की तरफ से यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, एंड यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से सिकंदर हयात खान थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 707 यानी 707 सीट जीती थी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 109 सीट जीती थी, और यूनियनिस्ट पार्टी 101 सीट जीती थी। ये 1937 के इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन का रिजल्ट था। आगे देखते हैं कि प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन द विंटर ऑफ 1936 टू 1937 एज अ मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अनुसार प्रोविंशियल इलेक्शंस को करवाया गया, जो कि एक कंपलसरी था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कहा गया था कि ये एक मैंडेटरी है, और इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली ये इलेक्शंस करवाए जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस, मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसको आप आज के एमपी के रूप में जान सकते हैं, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि आज महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइडेड है, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, यानी इन सारे प्रोविंसेस में, यानी कि 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, जिसे हम 1930 इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस के रूप में जानते हैं। As per the provisions of the Government of India Act of 1935, general provincial elections were held in India in 1937, and in these elections, Congress was remarkably successful. अब जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली ये इलेक्शंस करवाए गए थे, और इस इलेक्शन में कांग्रेस को काफी बड़ी सफलता मिली, यानी कि आउट ऑफ द टोटल 11 प्रोविंसेस, यानी कि 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस वॉन द मेजोरिटी इन 6 प्रोविंसेस, विच इंक्लूडेड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे एंड मद्रास। इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड Assam, Congress. In these two provinces, Congress succeeded in forming a coalition government. In this way, Congress came into power in 8 provinces. यानी 6 प्रोविंसेस को छोड़ के बाकी 2 प्रोविंसेस की बात करते हैं। यहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट, यानी कॉलिशन गवर्नमेंट के बारे में हम इंडियंस काफी भली बात ही जानते हैं। तो आपको बता दूं कि जो अर्ली मिड 70s और या अर्ली 90s में जो हमने कॉलिशन गवर्नमेंट को देखा,
इसकी शुरुआत 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में ही हो गई थी। The Unionist Party won a majority in Punjab under the leadership of Sikandar Hayat Khan. In Bengal, the Krisak Praja Party of Fazl ul Haq formed the government. यानी कि मोटा मोटी तौर पे देखे तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग was totally failed. In Sindh, the United Sindh Party of Allah Bucks win the majority, while Congress was highly successful in this league. Muslim League was a miserable failure in this election. The league could win only 44% of the total Muslim votes. बाकी जो मुस्लिम वोट्स जो थे वो कृषक प्रजा पार्टी, फिर सिंध पार्टी, यूनाइटेड सिंध पार्टी, ये लोगों ने मुस्लिम वोट्स को गेन किया था. It couldn't form government in any of the provinces. यानी मुस्लिम लीग इन सारे प्रोविंसेस में से कहीं भी अपनी सरकार नहीं बना पाई. ये बहुत बड़ा फेल्यूर था मुस्लिम लीग का. In Bihar, Odisha, Central Provinces and Sindh, the league couldn't open even its account. यानी अब इससे अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं, यानी मुस्लिम लीग के फेल्योर का अंदाजा अब इस तरह से लगा सकते हैं कि बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस और सिंध में मुस्लिम लीग अपनी अकाउंट भी, यानी कि कोई भी एक भी सीट नहीं जीत पाए. The remarkable success of Congress and the miserable failure of the Muslim League marked the beginning of a new phase of divergence politics of India. अब इसको सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस की सफलता और मुस्लिम लीग की असफलता ने कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया. ये वो दौर था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दूरियां बढ़ती गईं और हेट स्पीच, कम्युनल पॉलिटिक्स का बढ़ावा होने लगा. While Congress got busy in the provincial government, the Muslim League started blowing siren of divisive politics revolving around radical polarization along religious lines. जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहां पे कांग्रेस अपनी बिजी हो गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाने में और चलाने में, वहीं मुस्लिम लीग ने कम्युनल पॉलिटिक्स का सायरन बजाना शुरू कर दिया, पोलराइजेशन करना शुरू कर दिया और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी. कांग्रेस प्रोविंशियल मिनिस्टर्स रिमेन इन पावर जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 27 months, बट विद इन दिस these ministries set examples through their commitment and character. हालांकि जो कांग्रेस की सरकार जो बनी थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत जो प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी थी, वो 27 मंथ ही चली, क्योंकि उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया या इंडियन लीडर्स को बिना बताए, बिना पूछे ही इंडिया को इंक्लूड कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसके कारण से बहुत सारे कांग्रेस लीडर नाराज थे और नतीजा क्या हुआ कि उन लोगों ने रिजाइन कर दिया. इसलिए ये सरकार 27 मंथ ही चली. लेकिन ड्यूरिंग 27 मंथ में जो कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रखा और एक अपनी कमिटमेंट एंड कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको हम इस तरह देख सकते हैं कि कांग्रेस मिनिस्टर्स लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ अनटच्ड बाय द इविल इफेक्ट्स ऑफ पावर. द मिनिस्टर्स रिड्यूस देयर सैलरी फ्रॉम ₹2000 to 500 मंथ. मतलब एक सादगी भरी जीवन जीने की कोशिश की, एक एग्जाम्पल रखा कि हम इस तरीके से लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रख सकते हैं, कॉमन पीपल के सामने. दे वर इजिली एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. ऐसा नहीं था कि आजकल के जो हमारे जो नेता लोग हैं जिन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, इन लोगों ने अपने लाइफ को बहुत सिंपल रखा. कॉमन पीपल उनके पास या आम लोग उनके पास पहुंच सके, ऐसा उन्होंने अपने आप को बना के रखा था. पॉलिटिकल प्रिजनर्स अरेस्टेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर रिलीज. यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जो सरकार बनी इलेक्शंस के बाद, तो सबसे पहला ये काम हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जितने भी लोग अरेस्ट किए गए थे उन्हें आजाद किया गया, यानी उनको जेल से निकाला गया था. प्रेस इक्विपमेंट सीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉर इंडल्जिंग द नेशनल एक्ट वाज रिटर्न. यानी कि जो प्रेस पर जो बैन लगाया गया उससे भी हटा दिया गया. द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ कलेक्टेड वाज रिटर्न. जो भी सिक्योरिटी अमाउंट कलेक्ट किया गया उसे रिटर्न किया गया. द पावर ऑफ द पुलिस वाज कट. पुलिस की जो पावर थी थोड़ी कम की गई. CID वाज नॉट अलाउड टू शैडो द पॉलिटिकल वर्कर्स सो दैट अ पॉलिटिकल पार्टी कैन वर्क फ्रीली. यानी CID के पावर को सीज किया गया, सीज नहीं किया गया, सब कम किया गया, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपने काम को बड़ी आसानी से कर सके. ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या मंशा थी या
वो क्या चाहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के थ्रू इलेक्शन करवाकर, या उनका इंटेंशन क्या था इंडिया में, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि वायसराय लीलथिंगो ने लिखा था 1936 में कि आवर बेस्ट होप ऑफ अवॉइडिंग अ डायरेक्ट क्लैश इन द potency of provincial autonomy to destroy the effectiveness of Congress as an all India instrument of revolution। यानी कि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि किसी तरीके से कांग्रेस को कमजोर किया जा सके, चाहे जिसके लिए चाहे जो भी एक्ट लगाया जाए, ताकि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए किसी भी रिवोल्यूशन के लिए पूरे इंडियंस के लिए। तो आप इससे अंदाजा लग सकते हैं कि ब्रिटिश की क्या मंशा रही थी। आगे देखते हैं कि ऑल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन अक्टूबर 1939 when World War II started in 1939, the British were fighting against the Axis power. The Viceroy of India, Lilinthago, announced India's involvement without consulting its representative पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को बिना इन्फॉर्म किए या उनसे बिना कंसल्ट किए ही इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। कांग्रेस आस्क्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर इन रीपेमेंट ऑफ देयर कोऑपरेशन इन वॉर विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड। कांग्रेस ने कहा कि भाई जब आप युद्ध में लड़ रहे हैं, ठीक है, हम इससे मना नहीं कर रहे और इंडिया भी इसमें आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके बदले हमें आप इंडिपेंडेंस दीजिए या हमें ट्रांसफर अपने पावर को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिनाई कर दिया, इसे मना कर दिया। एज अ रिजल्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन सभी ने रिजाइन दे दिया। ऑन December 2 that year, League Chief Mohammad Ali Jinnah called upon Indian Muslims to celebrate 22nd December as a deliverance day from Congress। अब ये मैंने कहा था कि 1935 से 1947 का जो पीरियड था वो कॉमनल पॉलिटिक्स से भरा था, और जब 1937 के इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन में जब जिस तरीके से मुस्लिम लीग असफल हुई थी और कहीं भी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, तो उनका एक ही राग अलापना रह गया था, वो था हिंदू मुस्लिम के बीच में दरारें पैदा करना। नतीजा ये हुआ कि वो जो भी कांग्रेस करती थी उसके वो विरोध में ही हमेशा रहते थे। जब कांग्रेस के सारे लीडर्स ने इस कदम पे, ब्रिटिश के इस कदम पे कि बिना इंडियंस को बताए या इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को बिना इन्फॉर्म किए इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया गया था, तो ये सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया था। इस एक्शंस को मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरह से सेलिब्रेट किया कि हम 22 दिसंबर को डेलिवरेंस डे मानेंगे। ही स्टेटेड, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आई विश द मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया टू ऑब्जर्व फ्राइडे 22 दिसंबर एज द डे ऑफ डिलीवरेंस and thanksgiving as a mark of relief that the Congress regime has at last ceased to function। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात की बहुत खुशी थी कि भाई कि हम 22 दिसंबर को डिलीवरेंस डे मनाएंगे, इसलिए क्योंकि फाइनली जो कांग्रेस की सरकार थी उसका अंत हो गया। द कांग्रेस क्रिटिसाइज दिस मूव ऑफ द मुस्लिम लीग, especially they criticize Mohammad Ali Jinnah। Mahatma Gandhi appealed to Jinnah to desist from observing this day। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने की कोशिश की कि आप इस डे ऑफ डिलीवरेंस को ना मनाएं, लेकिन जिन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के बाद नेहरू जी ने भी जिन्ना को मनाने की कोशिश की। Nehru offered Jinnah to deal with the allegation of anti-Muslim bias by the party, but his attempts fell through because the League was adamant on being the sole representative of Indian Muslim। उन्होंने कोशिश की कि ये जो मुस्लिम लीग या जिन्ना जो मुस्लिमों के तरफ से राग अलाप रहे हैं और अपने आप को सोल या अपने आप को केवल मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं, इसे त्याग दें और सेकुलर फिगर को एक्सेप्ट करें। जिन्ना ने इसे इग्नोर कर दिया और जिन्ना ने ये कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग ही केवल पूरी इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो मुस्लिमों के बारे में सोचती है। और ऐसा मानना दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू नेहरू एज देयर वर सेवरल मुस्लिम इन द कांग्रेस पार्टी। और ऐसा मानना नेहरू जी के लिए थोड़ा सा
नामुमकिन इसलिए था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसे कई बड़े कद्दावर और प्रोमिनेंट लीडर थे, बड़े बड़े मुस्लिम लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। मतलब जिसका एक एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि अब्दुल कलाम आजाद ने भी जिन्ना के इस कदम को नामंजूर किया था। द डे वॉज ऑब्जर्व बाय द लीग इन इंडिया एज डिसाइडेड, जैसा कि जिन्ना ने डिसाइड किया था कि 22 दिसंबर को हम डे ऑफ डिलीवरेंस मानेंगे, तो ये डिसाइड हुआ। Some other party also joined the celebration. There were All India Depressed Class Association and the Indian Labour Party. Prominent leaders who joined Jinnah in the observance included Dr. B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy of the Justice Party. ये सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने भी जिन्ना को सपोर्ट किया। इसी दौरान मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया। On 23rd March 1940, at the Lahore session, the Muslim League adopted Jinnah's two-nation theory and passed the historic Pakistan resolution, which demanded the division of India and the establishment of an independent sovereign Muslim state. This ultimately led to the division of the country in 1947. यानी कि 23rd March 1940 में जो लाहौर में जो सेशन हुए उसने इंडिया के भविष्य को डिसाइड कर दिया था। यानी अब ये लगभग तय हो चुका था कि मुस्लिम लीग का एकमात्र लक्ष्य ये है कि इंडिया का डिवीजन हो और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, यानी एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट बने जो कि केवल और केवल मुस्लिमों के लिए ही बनाई गई हो। और ये एक ऐसा कदम था जिसने भारत के जो पॉलिटिकल गोल थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, उनको एक तरह से जबरदस्त धक्का लगा था, और जिसका नतीजा हमने 1947 में ये भारत के विभाजन के रूप में देखा। मोहम्मद अली जिन्ना इन एन आर्टिकल इन द लंदन वीकली टाइम एंड टाइड में उन्होंने लिखा 9 मार्च 1940, जिन्ना रोट कि democratic systems based on the concept of the homogeneous nations such as England are very definitely not applicable to heterogeneous countries such as India. And the simple fact is the root cause of all of India's constitutional ills. If therefore it is accepted that there is in India a major and minor nation, it follows that a parliamentary system based on the majority principle must inevitably mean the rule of major nation. Experience has proved that whatever the economic and political program of any political party, the Hindu, as a general rule, will vote for his caste fellow, the Muslim for his co-religionist. मतलब आप कह सकते हैं कि जिन्ना की अप्रोच क्या थी और जिन्ना इंडिया को एज ए नेशन किस तरीके से देखते थे, वो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। August offer was announced by the British government to consolidate Indian nationalists so that full Indian support should be ensured during the war. अब ऐसा कह सकते हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो कि नाराज थे, जिन लोगों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी थी और सरकार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की सरकार जो थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सरकार धराशायी हो गई थी, ऐसे में ब्रिटिश ने अगस्त ऑफर के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स को खुश करने के लिए या उनका सपोर्ट लेने के लिए ये अगस्त ऑफर लेके आए थे। Indian leaders were not against supporting Britain in World War II, but they wanted that Indians should be consulted while taking in decision on behalf of India. हालांकि जो इंडियन लीडर्स थे वो ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करने के लिए मना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चाह रहे थे कि भाई आप इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंडियन से पूछनी होगी, इंडियन लीडर से पूछनी होगी। दिस इंडियन एस्पिरेशन वाज नॉट एप्रिशिएटेड बाय द ब्रिटिश। और ये जो इंडियंस की जो महत्वाकांक्षा थी या जो इंडियंस चाहते थे, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। एज अ रिजल्ट दैट कांग्रेस ऑर्डर टू रिजाइन हिज प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज टू प्रोटेस्ट, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने सारे मिनिस्टर को ये ऑर्डर दिया कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिजाइन देने के लिए और फिर प्रोटेस्ट करने के लिए।
द प्रोविजंस ऑफ अगस्त ऑफर वाज नोवेयर क्लोज टू द डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। यानी जो जो अगस्त ऑफर में जो प्रोविजंस रखी गई थी वो किसी भी तरीके से जो इंडियन नेशनलिस्ट के जो डिमांड थे उसको फुलफिल नहीं करी थी, किसी भी तरीके से पूरी होने वाली थी नहीं। कांग्रेस वाज डिमांडिंग कंप्लीट इंडिया बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ कंप्लीट इंडिया इन द प्रोविजंस ऑफ द अगस्त ऑफर। कांग्रेस ये चाह रही थी कि भाई इंडिया को पूरी तरीके से आजाद कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश इस मूड में नहीं थी। Gandhiji rejected August offer and commented that this declaration has further widened the gulf between Indians and the British. गांधी जी ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया और उस पर कमेंट किया कि भाई इस डिक्लेरेशन यानी अगस्त ऑफर के बाद या अगस्त ऑफर के कारण इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और भी दरारें बढ़ गई हैं। Pandit Jawaharlal Nehru commented that the idea of dominion status was as dead as doornail. Congress decided to launch individual satyagraha to oppose the August offer. Congress didn't want to create difficulties for the British when the empire was fighting for its existence against Germany. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अगस्त ऑफर को नकारा और बाद में कांग्रेस के सारे बहुत सारे लीडर ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे और इंडिविजुअल सत्याग्रह करके हम अगस्त ऑफर को अपोज करेंगे। हालांकि कांग्रेस या कांग्रेस के कोई भी लीडर ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश को हम कोई परेशानी हो या उनको हम परेशान करें। ऐसे हालात में जब वो अपने एग्जिस्टेंस को यानी अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी जर्मनी के खिलाफ। आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट हु ऑफर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह। ऐसे में आचार्य विनोबा भावे ने वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया। उसके बाद फिर नेहरू ने भी इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया। इसी गहमागहमी में और जब ये हॉट पॉलिटिकल ड्रामा जब चल रहा था, इसी बीच में क्रिप्स मिशन को भेजा गया। क्रिप्स मिशन था क्या? तो फ्रॉम 22 मार्च टू अप्रैल 11, 1942, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, a member of the war cabinet, was dispatched to India to discuss the British government's draft declaration on the Constitution of India with the representative Indian leaders from all parties. सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया था, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था इंडिया। और इसमें ये कहा गया था कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे और जिसमें हम इंडियन लीडर्स यानी ऑल पार्टीज लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब इस क्रिप्स मिशन में कुछ प्रोविजंस थे। मेन प्रोविजंस क्या था उसको हम देखते हैं। तो पहला था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। The British government, in very clear view, stated that the object of His Majesty's government was the creation of a new Indian Union, which shall constitute a dominion in the British Commonwealth, but no way subordinate to Britain in any respect of its domestic or external affairs. मतलब कहने मतलब था कि डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात कही गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भाई आप अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन इसका हेड जो होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही होगा। यानी किसी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी या मिलने वाली बात नहीं थी। सेकंड था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें क्या था कि इमीडिएटली अपॉन सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज steps shall be taken to set up in India an elected body charged with the task of framing a new constitution for India. Provisions shall be made for the participation of Indian states in the constitution making body. मतलब ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई एक इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसपे इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उस पर हम डिस्कस करें। राइट ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये थर्ड प्रोविजन था, जिसके तहत the provinces would have the option to accept the new constitution or retain their existing constitutional position. यानी कि इसमें यह कहा गया था कि all the provinces would have the option to accept the new constitution or retain their existing constitutional position. यानी कि उनको ये अधिकार दिया गया था या तो अब नए जो कानून बनेंगे या नए जो संविधान बनेंगे उसको आप एक्सेप्ट करिए, जैसे हैं वैसे ही आप इसे चला सकते हैं। फोर्थ प्रोविजन क्या था? ट्रीटी। अ ट्रीटी वुड बी नेगोशिएटेड बिटवीन
and signed by the British government and the constitution making body of India. अब इसमें था क्या था? This treaty would cover all the matters arising out of the complete transfer of responsibility from British to Indian hands. अब इस ट्रीटी में ये बात दर्शाने की कोशिश की गई थी कि एक समझौता होगा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें ये बताया जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से अपने पावर को ट्रांसफर करेगी इंडियंस के हैंड में। क्रिप्स अपील टू द इंडियन पीपल टू एक्सेप्ट दीज प्रपोजल्स। सर स्टेफोर्ड की ये प्रयास थी कि जो क्रिप्स मिशन में जो प्रोविजंस हैं उसको सारे इंडियन लीडर्स उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। However, the Indian National Congress rejected the plan because the Cripps mission wanted to divide India. The Congress opposed to creation of Pakistan. The provision in the Cripps plan regarding the right of the provinces to keep out of the Indian Union was a clear message and encouragement to the Muslims to stick to their demand for Pakistan. The Cripps missions के प्रपोजल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, और जिसको कांग्रेस के लीडर्स ने भी इसे समझ लिया था, भाप लिया था कि प्रोविंसेस को इंडियन यूनियन से दूर रखने का एक क्लियर मैसेज ये था कि जो मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान बनाने की, उसको ये इनकरेज करे थे। ऑन द अदर साइड मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। अभी बहुत दिलचस्प था कि मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को, इन क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया था। क्यों किया था? तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग, the plan had not clearly accepted the League's demand for Pakistan. The plan did not provide for another constituent assembly, only for Muslim members. मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग डिमांड करी थी पाकिस्तान बनाने की, वो बात पूरी तरीके से नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि कोई सेपरेट या केवल मुस्लिमों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात उसमें नहीं की गई थी। पंडित नेहरू क्रिटिसाइज्ड द प्रपोजल एज the more one thought of these proposals, the more fantastic they grew. India became a checkboard containing scores of nominally independent or semi-independent states, many of them relying on Britain for military protection of autocratic rule. There was to be neither political nor economic unity, and Britain might will continue to exercise dominating power both physically and economically, though the many PT states see control. नेहरू जी का ये कटाक्ष था, जो नेहरू जी कहना चाह रहे थे कि क्रिप्स मिशन जो थी वो किसी भी तरीके से इंडिया को या इंडियंस को इंडिपेंडेंस ग्रांट करने के लिए नहीं आए थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये मंशा थी कि किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, या प्रिंसली स्टेट्स पे दया करके, या मुस्लिमों को थोड़ी सी रियायत दे के, किसी भी तरीके से वो इंडिया पे कंट्रोल करके रहना चाहते थे। Thus, all the political parties in India had rejected the Cripps proposal, so Cripps withdrew his offer and left for England on April 12, 1942. नतीजा ये हुआ कि क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से विफल हो गई, और थर्ड स्टेट फॉर क्रिप्स अपना प्रपोजल लेके वो इंग्लैंड चले गए। Since the British were not willing to let India defend herself by forming a national government, Gandhi called upon them to quit India and prepare to organize Satyagraha. Addressing the historic session of the All India Congress Committee in Bombay on August 7, 1942, Gandhi said, "Our quarrel is not with the British people. We fight their imperialism." And he administered an incantation, "Do or die. We shall either free India or die in the attempt." The Quit India resolution was passed on August 8, 1942. In the early hours of the very next morning, Gandhi and all the top Congress leaders were roused from their beds and carried to places of internment. क्रिप्स मिशन के फेल्योर के बाद, या ऐसा कह सकते हैं कि जब इन सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी ने जो क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे में गांधी जी ने एक नए मास मूवमेंट को शुरू करने की घोषणा की, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। उसी
क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत से पहले गांधी जी ने एक फेमस भाषण दिया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि here is a mantra, a short one that I give you. You may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it. The mantra is do or die. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. अब ये महात्मा गांधी भी जानते थे या बाकी जो इंडियन लीडर्स उनको भी ये पता था कि ब्रिटिश किसी भी तरीके से कोई भी कंसेशन या किसी भी तरीके से सहायता नहीं करनी चाहती है। यानी ब्रिटिश किसी भी तरीके से इस मूड में नहीं थी कि इंडिया को आज़ाद किया जा सके। ऐसे में गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट ने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को एक मोमेंटम दिया, जिससे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। On 7 to 8 August 1942, the All India Congress Committee met in Bombay and ratified the Quit India resolution. Gandhi called for do or die. The next day, on 9th August 1942, Gandhi and members of the Congress Working Committee and other Congress leaders were arrested by the British government under the Defence of India rules. The Working Committee, the All India Congress Committee, and the 4 Provincial Congress Committee were declared unlawful association under the Criminal Law Amendment Act of 1908. The assembly of public meetings were prohibited under the 56 the Defense of the India rules. The arrest of the Gandhi and the Congress leaders led to the mass demonstrations throughout India. Thousands were killed and injured in wake of the Quit India movement. The strikes were called in many places. The British swiftly suppressed many of these demonstrations by mass detentions. More than 1 lakh people were arrested. अब ऐसे में सवाल उठता है कि गांधी जी ने जिस तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया था कि 8 अगस्त 1942 को हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उन्होंने नारा भी दिया था डू और डाई, लेकिन अगले ही दिन गांधी जी और उनके साथ साथ जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे जिसमें पटेल, नेहरू और बड़े लीडर थे, उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। ब्रिटिश ने इसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908 एक्ट के तहत इन सारे लीडर्स को अरेस्ट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एक्ट को और इस गिरफ्तारी को बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स या जो आम लोगों ने इसे एक तरह से विरोध किया और जगह जगह पूरी इंडिया में हड़तालें की और प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट एक तय समय पे स्टार्ट होना था, तो ये स्टार्ट तो हुआ, लेकिन इसमें बड़े लीडर्स इसमें शामिल नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ या इसका कह सकते इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि मास मूवमेंट थी, इसे बड़ी आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे सप्रेस कर दिया और बहुत सारे लोगों को, यानी कि लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसे में फेल कैसे होगी, कि इसकी क्या वजह थी? तो लैक ऑफ सपोर्ट। Muslim League, the Communist Party of India, and the Hindu Mahasabha did not support the movement. The Indian bureaucracy also did not support the movement. मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने भी इस मास मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। लीग का सपोर्ट नहीं करने के पीछे रीजन था लीग वाज नॉट इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश लिविंग इंडिया विदाउट पार्टनरशिप द कंट्री फर्स्ट। यानी कि मुस्लिम ये कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ दे बिना इंडिया को डिवाइड किए। कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश सिंस दे वर एलाइड विद द सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश को तब से सपोर्ट करी जब से सोवियत यूनियन और ब्रिटेन एक दूसरे की एलाइड फोर्सेस में फ्रेंड्स थी। The Hindu Mahasabha openly opposed the call for Quit India movement and boycotted it officially under the apprehension that the movement would create internal disorder and would endanger internal security during the war. यानी कि ऐसा कह सकते मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदू महासभा के अपने अपने लॉजिक थे। Meanwhile, Subhash Chandra Bose organized the Indian National Army and the Azad Hind government from outside the country. इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया और आजाद हिंद गवर्नमेंट की शुरुआत करी इंडिया से बाहर। Many Congress members like C. Rajagopalachari resigned from the provincial legislature as they did not favor महात्मा गांधी's idea. ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के जो और भी बड़े लीडर थे वो गांधी जी की इस आइडिया के खिलाफ थे और वो सपोर्ट नहीं करते। इसमें थे सी राजागोपालाचारी, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से।
आगे के जो वीडियो हैं उस वीडियो में सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मैंने इस पार्ट 1 में वीडियो को इस पार्ट 1 में अपनी वीडियो के दौरान वीडियो के थ्रू जो समझाने की मैंने कोशिश की है उसी तरीके से या उससे बेहतर तरीके से मैं और भी पार्ट 2 में समझा सकूं। टिल देन थैंक यू। 1935 से 1947 का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। क्रूशियल था 1935 से 1947, जो ये मेरा मानना है कि एक ऐसा टाइम पीरियड था, अगर हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, इस वक्त जितनी भी घटनाएं घटी उसको अगर अच्छे से हैंडल किया होता तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज जो हम जो देख रहे हैं वो शायद उसे बदला जा सकता था। यानी आप मेरी बात मानने की कोशिश करें कि जो मेरा जो एक मेन पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस तो हुआ, साथ ही साथ जिस तरह से हमारा पार्टीशन हुआ उसको अवॉइड किया जा सकता था। यानी कि इसके लिए मतलब कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, आप दोनों को जिम्मेदार कह सकते हैं, या उस वक्त की जो भी पॉलिटिक्स हुई उस वक्त उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार थे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स या मुस्लिम लीग के लीडर, यानी कि या जितने प्रोमिनेंट लीडर आपसे गांधी जी, नेहरू, पटेल, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना फ्रॉम मुस्लिम लीग, ये लोग आपस में अगर तालमेल बैठा सकते थे या बैठा पाते और अपनी सूझबूझ से अगर ये अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते तो शायद इंडिया का कभी पार्टीशन नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने कवर करी है इसमें। और इसको बनाने, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं आईएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जुड़ सकूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे। आईएससी के क्लास 12th की जो वीडियो हैं, ख़ासतौर पे जो जिस चैप्टर बना रहा हूँ उसकी वीडियो बहुत कम है। बुक भी जो अवेलेबल है मार्केट में, उस पर यदि हम बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा वीडियो है कि मतलब उसको देखने के बाद या उससे हेल्प लेके आप एग्ज़ाम में आंसर्स नहीं लिख सकते हैं या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बुक भी जो अवेलेबल है वो एक ही है, कल्याणी पब्लिकेशंस का, और ज़्यादा मटेरियल भी आपको ऑनलाइन मिलेगा नहीं। यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत लिमिट बनी हुई है और मेरा मानना है कि ये सारे इतने कारगर नहीं हैं जैसे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। इसीलिए आईएससी क्लास 12 के हिस्ट्री में जो भी कंटेंट, जो भी सिलेबस दिया गया है उस पर वीडियो बहुत कम है, और उस टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने के लिए या एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखने से जिससे आपको नंबर मिल जाए, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि क्वालिटी वर्क आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैंने अपने इस वीडियो में कोशिश की है क्वालिटी वर्क देने की। अब कितना क्वालिटी वर्क दे पाया हूँ ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, और यदि कोई कमी रह जाएगी या कमी रहेगी, मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें कोई कमी ना रहे। काफ़ी ऑब्जेक्टिव वे में बनाने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर वीडियो आपको अगर वाकई में पसंद आती है तो आप फीडबैक में कमेंट सेक्शन में इसको लिखें, और यदि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई, इसको सुधारा जा सकता था, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं इसको सुधार सकूँ। ये पहला वीडियो है मेरा आईएससी क्लास 12 के हिस्ट्री पे, और अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा और अच्छा सहयोग मिलेगा आप लोगों को तो मैं आगे भी मैं इस आईएससी क्लास 12 के हिस्ट्री पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।